हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप फाइनेंस अकाउंट। तो अब तक मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बता दिया है। आज हम लोग जो सीखेंगे वो है सेकंड अकाउंट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, चलिए इसके बारे में सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या आता है पहले वन बाय वन फटाफट लिख देता हूँ, तो आपको ईजी पड़ेगा। तो इसमें दुनिया भर का खर्चा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो आपको क्वेश्चन में जो डेट लिख के दिया रहेगा, आपको वही फॉलो करना है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह मैंने यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या था मैंने लिख दिया है। तो ये डेबिट में सारे के सारे मैंने यहाँ पे खर्चे लिखे हैं, और क्रेडिट में ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे इनकम लिखा है। ठीक है, तो इस अकाउंट को कैसे याद रखना है, तो जैसे मैंने लास्ट ट्रेडिंग अकाउंट में बताया था, वापस यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, वो भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ओके। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि एक्सपेंस और लॉस को आपको डेबिट में लिखने का है, और इनकम और प्रॉफिट को कहाँ पे लिखने का है, क्रेडिट में लिखने का है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो होता है, कौन सा अकाउंट होता है, वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि बिजनेस के जितने भी आपके खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस है, आप उसको डेबिट में लिखो। बिजनेस के आपके जो भी इनकम होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, आप उसको क्रेडिट में लिखो। अब सवाल ये उठता है कि कौन से खर्चों को और कौन से इनकम को हमें डेबिट और क्रेडिट करना है। ठीक है, अब जो खर्चा है, जो एक्सपेंस है, वो तो डेबिट में आएगा, लेकिन कौन सा खर्चा है, तो मैंने आपको बताया था ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बिजनेस की जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेंगे, वो सब इसके अंदर। सर ये टेक्निकल इनडायरेक्ट तो समझता नहीं है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। तो आप लोग ऐसा याद रखो कि ऑफिस से रिलेटेड एंड सेलिंग से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंस रहेंगे, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस एंड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप जो कुछ भी खर्चा कर रहे हो, वो सारे के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। या फिर फैक्ट्री में लगने वाला जो खर्चा है, फैक्ट्री में जो लगने वाला खर्चा, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। उन खर्चों को छोड़ के बाकी जितने भी आपके खर्चे रहेंगे ना, वो सारे के सारे खर्चे कौन से एक्सपेंस कहलाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। अब तो याद कैसे रखना है, तो आप लोग ऐसा याद रखो कि ऑफिस में लगने वाला जो खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेलिंग में लगने वाला जो खर्चा है, वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब उसी तरह इनकम, तो इनकम को मुझे कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ऑफकोर्स क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, बट कौन सा इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। अब इनडायरेक्ट इनकम मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि अगर मेरा मार्कर का बिजनेस है, ये मार्कर को बेच के अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो ये मेरा डायरेक्ट इनकम है। इसके अलावा बाकी कहीं से भी अगर मेरे पास पैसा आएगा, तो मेरा इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ये सीआईडी क्या होता है, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तभी आपको मैं बताऊंगा। तो अभी इसको फिलहाल हाईलाइट, मतलब इसको सस्पेंस मैंने रखा है। अभी जस्ट मैं इसको समझाऊंगा, तभी मैं आपको बताऊंगा क्या। तो तो ये इनडायरेक्ट इनकम आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करने का है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करने का है। बस यही चीज है इसके अंदर, आपको याद रखनी है, बाकी कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और एक अगर इसका पर्पस भी देखना है, तो मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने से हमें क्या पता चलेगा, तो ऑफकोर्स मुझे मेरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चलेगा। तो इसका मेन पर्पस है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग डायरेक्ट अकाउंट की तरफ जंप करते हैं, इसके अंदर क्या क्या। तो डेबिट में मैंने सारे के सारे खर्चे लिखा है।
तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी खर्चे लिखे ना, यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक, तो यहाँ तक मैंने ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंस लिखा है सारे के सारे। ठीक है, ऑफिस में लगने वाला खर्चा जैसे सैलरी, जो बंदा ऑफिस में काम करता है तो मुझे हर महीना उसका सैलरी देना पड़ेगा, ये मेरे लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में। नेक्स्ट है ऑफिस रेंट। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं खुद का ऑफिस ले सकूं, तो मैं ऑफिस को भाड़े पे ले लिए, तो हर महीना मुझे उसका रेंट देना पड़ेगा, तो मेरे लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट। नेक्स्ट है ऑफिस इंश्योरेंस। कल को अगर मेरे ऑफिस में अगर आग वाग अगर लग जाए तो कितना सारा मेरा नुकसान हो जाएगा, तो नुकसान से बचने के लिए मैंने क्या किया, अपना ऑफिस का इंश्योरेंस निकाल के रखा है, तो ये भी मेरे लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में है। नेक्स्ट लिखा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ऑफिस के अंदर पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, फाइल्स, स्टेपलर, मार्कर, काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, ये सब फ्री में थोड़ी मिलने वाला है, इसके लिए भी हम लोग को दो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ये भी मेरे लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राफ। तो किसी को अगर कुछ कुरियर करना है, कुछ पोस्ट करना है, तो उसमें जो लगने वाला खर्चा रहता है, आप लोग उस खर्चे को पोस्टेज एंड टेलीग्राम बोल सकते हैं। मतलब अम, मतलब आप लोग ऐसा समझो कि कुरियर रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंस रहेंगे, अगर आपको कोई पार्सल भेजना है किसी को मीटिंग के लिए नोटिस देना है, कुछ भी समथिंग अगर आपको काम करना है, तो कुरियर के थ्रू, कुरियर सर्विस के थ्रू ही आपको काम करना पड़ेगा। तो कुरियर सर्विस में आप लोग जो भी पैसा खर्च करते हो, वो आपका पोस्ट एंड टेलीग्राम का खर्चा होता है, तो वो आपके ऑफिस से रिलेटेड खर्चा हो जाएगा, इसलिए वो डेबिट में आता है। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंस, मतलब चाय पानी का खर्चा है कि ऑफिस के अंदर रिफ्रेशमेंट के लिए चाय, कॉफी, बिस्कुट वर्कर लोग के लिए, एम्प्लॉयज लोग के लिए हमने हायर करके रखा है, मतलब एम्प्लॉयज के लिए हमने चाय बिस्कुट का बंदोबस्त करके रखा है, चाय पानी का बंदोबस्त करके रखा है, तो ये जो लगने वाला खर्चा है, ये जनरल एक्सपेंस हो गया, तो ये फ्री में थोड़ी मिलने वाला है, इसके लिए भी आपको दो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ये भी ऑफिस रिलेटेड खर्चा है, इसलिए डेबिट। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री मतलब वेरियस एक्सपेंस। तो सन्ड्री का मतलब है वेरियस, कोई ऐसा खर्चा जो कोई बोल के नहीं आता, अचानक हो जाता है, जैसे कि ऑफिस के अंदर कभी किसी का बर्थडे आया तो हमने केक मंगा लिया, पाव भाजी मंगा लिया, कभी पार्टी दे दिया, छोटा मोटा खर्चा हो गया। कुछ ऐसा खर्चा जो बोल के नहीं आएगा, सडनली हो जाए, तो उस खर्चों को अपन सन्ड्री एक्सपेंस की कैटेगरी में डालते हैं, जिसका कोई पर्टिकुलर हेड नहीं हो सकता, या पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस नहीं हो सकता, तो जिसका कोई नहीं होगा, उसका कौन होगा, सन्ड्री एक्सपेंस है, तो इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। तो बैंक हमारे लिए काम करती है, तो बैंक हमारे लिए काम करते, लोगों से पैसा लेना, लोगों को पैसा देना, दुनिया भर की जितनी भी एक्टिविटी रहती है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारी की सारी एक्टिविटी बैंक परफॉर्म करते, तो फ्री में नहीं करते, उसके लिए दो पैसा चार्ज करेगी हमसे, तो वो भी हमारे लिए खर्चा है, इसलिए वो डेबिट में आता है। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस एक सीए को पे करना पड़ता है, एक ऑडिटर को पे करना पड़ता है, तो सीए ऑडिटर मेरे कंपनी में आएगा, वो मेरा हिसाब किताब चेक करेगा कि मैंने हिसाब किताब सही बनाया कि गलत बनाया, तो वो चेक करने के लिए या वो चेक करवाने के लिए हम लोग को जो फीस पे करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं ऑडिट फीस, तो ये भी हमारे लिए खर्चा है, इसलिए वो भी डेबिट में आता है। नेक्स्ट है लीगल फीस। किसी दूसरी कंपनी ने मेरी कंपनी के ऊपर केस कर दिया, अब लड़ने के लिए मैं तो नहीं जाऊंगा, तो मेरे को लॉयर को अपॉइंट करना पड़ेगा, या कोर्ट कचहरी का कुछ खर्चा होगा उसके पीछे, तो जो खर्चा लगेगा, तो वो लीगल एक्सपेंस हो गया समझो, या फिर उसको जो मेरे को पे करना पड़ेगा, वो लीगल एक्सपेंस मुझे पे करना पड़ेगा, तो वो भी मेरे लिए खर्चा है, इसलिए वो डेबिट में आता है। फिर लिखा है ऑल ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो जितने भी ऑफिस में लगने वाले सारे खर्चे रहेंगे, वो सारे के सारे खर्चे आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, पीएनएल के डेबिट में, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आपको रिकॉर्ड। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। अब यहाँ से जो मैंने एग्जांपल लिखा ना, कुछ एग्जांपल, वो टिल समझो यहाँ तक मैंने सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस लिखा है। सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप क्या क्या खर्चा करते हो, तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट। मतलब अगर अगर आपको अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, और जब तक आप लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, तब तक आप लोग अपने प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर सकते, तो ये सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए वो डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कि माल को कस्टमर तक पहुंचाने का जो खर्चा रहेगा, वो मेरा कैरेज आउटवर्ड रहेगा। कस्टमर मेरे दुकान पे आया, कोई प्रोडक्ट खरीदा, अब मेरा फर्ज बनता है कि इस प्रोडक्ट को मुझे उसके घर तक पहुंचाना। अगर कोई हैवी बल्कि अगर कोई प्रोडक्ट है, तो उस केस में लगेगा, तो समझो उसने फ्रिज खरीदा, एसी खरीदा, कूलर खरीदा, कोई ऐसी बड़ी कोई भी एक ऐसा एक बड़ा सामान उसने खरीदा है, अब वो तो लेके नहीं जाएगा, तो मुझे उसके घर तक उसको डिलीवर करना पड़ेगा, तो उसके बीच में जो लगने वाला खर्चा रहेगा, अपन उसको क्या बोलेंगे, कैरेज आउटवर्ड। मतलब उसके घर तक पहुंचाने का खर्चा, वो हमारा क्या बन जाएगा, कैरेज आउटवर्ड। तो इंसान प्रोडक्ट को कस्टमर के घर पे कब पहुंचाता है, जब प्रोडक्ट को सेल करता है, इसलिए सेल रिलेटेड एक्सपेंस इसलिए यहाँ पे आता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने लिखा है सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन को मैंने हायर करके रखा, तो सेल्समैन को बोला कि मार्केट में जाओ, मेरे अपने प्रोडक्ट का
मार्केटिंग करो, प्रमोशन करो, लोगों के घर घर पे जाओ, अपने प्रोडक्ट को सेल करो। तो फ्री में थोड़ी सेल करेगा, उसको हर महीना मुझे उसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये भी मेरे लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट। तो ये भी सेलिंग रिलेटेड खर्चा है, इसलिए डेबिट। नेक्स्ट है सेल्समैन कमीशन। सेल्समैन को बोला कि मैं तो सैलरी दूंगा, अगर तू एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बेचेगा तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के बारे में तेरे को कमीशन भी दूंगा, या सैलरी के साथ में कमीशन भी दूंगा। अगर तू इतने अमाउंट तक का अगर तू सेल करता है तो तेरे को इतना मैं कमीशन प्रोवाइड करूंगा। तो फिर ये भी सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, क्योंकि मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कर रहा हूँ, सेल करने के लिए, इसलिए सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, इसलिए डेबिट में। नेक्स्ट है शोरूम रेंट। शोरूम में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बेचने के लिए शोरूम स्टार्ट करते हैं। शोरूम में हम लोग प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, लोग आएंगे, प्रोडक्ट को देखेंगे, तब जाके प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनके अंदर ये डिजायर आए कि हाँ बाबा मेरे को एक प्रोडक्ट खरीदना है करके। तो शोरूम फ्री में थोड़ी मिलने वाला है, सिर्फ शोरूम के लिए भी आपको हर महीना रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये भी हमारे लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में। नेक्स्ट है वेयर हाउस रेंट। वेयर हाउस का मतलब है गोडाउन। तो गोडाउन में मैंने गुड्स को स्टोर करके रखा है। क्यों रखा है कि कस्टमर से जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं वहां से उसको डिलीवर करते जाऊंगा। वहां से क्या करूंगा, डिलीवर करते जाऊंगा, मतलब बेचते हुए जाऊंगा। मतलब जैसे ऑर्डर आया, कस्टमर ने ऑर्डर दिया मुझे, तो क्यों ऑर्डर दिया, ताकि मैं इसको बेच सकूं। तो बेचने के लिए ही तो मैंने वेयर हाउस खरीद के रखा है। तो फिर वो सेल रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, इसलिए वो डेबिट में है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी। जैसे एक प्रोडक्ट को आउट ऑफ इंडिया में जाके अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना, तो उसमें भी आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है, ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये भी सेलिंग रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, तो अपने लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में आ गया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का मतलब होता है एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस तो ये होता क्या, तो किसी कस्टमर को समझो कि मैंने 5 लाख का माल बेचा है, और कस्टमर ने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं आपका पैसा 2 महीने के अंदर रिटर्न कर दूंगा। 2 महीना हुआ, उसने पैसा नहीं दिया। 3 महीना हुआ, उसने पैसा नहीं दिया। 4 महीना उसने पैसा नहीं दिया। और जैसे ही मैं उसकी दुकान की तरफ या उसकी कंपनी की तरफ जाता है, तो पता चल जाता है कि वो अपनी दुकान को, अपनी कंपनी को बंद करके भाग गया। तो मतलब मेरा कितना नुकसान हो गया, एक्चुअल में यहाँ पे मेरा कितना नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया। तो नुकसान आपको कब हुआ, जब आपने प्रोडक्ट को सेल किया, उधार पे बेचा। जब आपने कोई प्रोडक्ट को क्रेडिट पे सेल किया, उधार पे बेचा, तब जाके तो आपको लॉस हुआ ना। तो इसलिए ये सेल रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए बैड डेट्स यहाँ पे मतलब लॉस है मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में क्या होता है कि जो सेल्समैन रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, यहाँ से वहां जाएगा, दुकान पे जाएगा, शॉप पे जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, कस्टमर के पास जाएगा। तो उसका आने जाने का जो खर्चा है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहलाता है। तो ये भी सेलिंग एक्सपेंस है, इसलिए ये भी डेबिट में है। नेक्स्ट मैंने लिखा है CID। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है, CID। तो C का मतलब होता है कमीशन। C का मतलब होता है कमीशन। I का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। और D का मतलब होता है डिस्काउंट। तो यहाँ पे कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड एंड डिस्काउंट पेड मतलब अलाउ। आप इजी लैंग्वेज में पेड करके लिख देता हूँ। मतलब अगर मैं किसी को कमीशन दे रहा हूँ, अगर मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, अगर मैं किसी को डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो डिस्काउंट किसको दिया जाता है, कस्टमर को दिया जाता है, इसलिए वो सेल एक्सपेंस हो गया। कमीशन मतलब मैंने किसी को बोला भाई तू मेरा, जैसे जस्ट लाइक अ सेल्स, मैंने किसी और को हायर करके रखा। मैंने बोला तू भी मेरे लिए काम कर, तू काम करेगा, प्रोडक्ट बेचेगा, मैं तेरे को उसके ऊपर कमीशन दूंगा। तो ये भी मेरे लिए खर्चा, इसलिए डेबिट। अब ये इंटरेस्ट पेड मतलब फाइनेंस एक्सपेंस हो गया। ये कैसे हो गया, आप लोग ऐसा समझो कि मैंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से अगर मैं लोन लूंगा तो हर साल मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये भी मेरे लिए खर्चा है। तो ये यहाँ पे आएगा, P&L के डेबिट में क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि फैक्ट्री में लगने वाला जो खर्चा वो ट्रेडिंग में आता है। बाकी दुनिया भर की जितने भी खर्चे रहेंगे वो सारे के सारे खर्चे आपको P&L अकाउंट में रिकॉर्ड। बट एक माइंड सेट करने के हिसाब से ऑफर सेलिंग करके बोलते हैं, लेकिन जो खर्चे बच भी जाते हैं तो वो भी इसके अंदर आता है P&L अकाउंट में। इसलिए इंटरेस्ट पड़े यहाँ पे। तो इसलिए आपको शॉर्टकट में याद रखना है CID। C फॉर कमीशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिस्काउंट। क्योंकि बच्चे लोग इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो वो P&L में है। नेक्स्ट लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। मतलब आपने कोई असेट्स अपना बेचा, लॉस पे बेचा, तो ये आपके लिए लॉस है, इस लोग इधर आएगा। क्योंकि जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा, P&L होगा। क्योंकि उसको ट्रेडिंग में तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, पार्टनर्स कैपिटल में भी नहीं आएगा, बैलेंस शीट में तो कुछ और आता है, वो जब मैं बताऊंगा तभी आपको समझना होगा। बचा कौन, P&L। क्योंकि खर्चों के लिए दो ही अकाउंट है, खर्चों और लॉस के लिए दो ही अकाउंट है, एक ट्रेडिंग और P&L। तो ट्रेडिंग में तो फैक्ट्री से रिलेटेड चीजें आती है, तो बचा कौन, P&L। इसलिए सब कुछ मिर्च मसाला P&L में आता है। नेक्स्ट है ऑल अदर एक्सपेंस। बाकी जितने भी खर्चे बच गए वो सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको डेबिट वाला पार्ट बताया। अब क्रेडिट वाला तो बहुत इजी। अब क्रेडिट में देखो मैंने क्या लिखा, CID। तो जस्ट लाइक यहाँ पे जैसा मैंने लिखा वही चाहिए। तो वापस यहाँ पे क्या आएगा, C फॉर कमीशन।
आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिस्काउंट। लेकिन इसमें फर्क है, तो ये कमीशन रिसीव्ड है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ये चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका मतलब सर रिसीव्ड, रिसीव्ड वाला जो भी रहेगा रिसीव हो, या फिर कभी कभी क्वेश्चन में अर्न लिख के दिया रहेगा, आपने इतना अर्न किया करके, तो अर्न करके भी समझो कि वही चीज। तो आपको कमीशन मिला, आपका इनकम है, आपको इंटरेस्ट मिला, आपका इनकम है, आपको डिस्काउंट मिला, आपका इनकम है। फिर उसके बाद रेंट मिला, आपका इनकम है, डिविडेंड मिला, आपको इनकम है। तो रेंट तो प्रॉपर्टी से मिलता है, समझता है। डिविडेंड किस पे मिलता है? अगर आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा है, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा, तो शेयर्स के रिटर्न में हर साल जो पैसा मिलता है, शेयर्स के रिटर्न में हर साल जो पैसा मिलता है, उसको बोला जाता है डिविडेंड। तो डिविडेंड रिसीव भी आपके लिए इनकम हो जाएगा, इसलिए करेक्ट। नेक्स्ट है बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होगा, वही एग्जांपल है। जो मैंने एक कस्टमर को 5 लाख का माल उधार पे बेचा था और उसने प्रॉमिस किया था कि मैं आपका पैसा 2 महीने में रिटर्न करूंगा। 2 महीना हुआ, दिया नहीं। 3 महीना हुआ, दिया नहीं। फिर कुछ महीने के बाद मैं सीधा उसके फैक्ट्री में, ऑफिस में, उसकी कंपनी में चला गया, तो पता चला कि वो अपना दुकान कंपनी बंद करके भाग गए थे। तो मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ महीनों के बाद उसको ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझे महादेव सर के साथ ऐसा काम नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो फिर वो क्या करेगा, वापस मेरा पैसा मुझे वापस ला के दे दी। मतलब वो चला गया, मैंने एज्यूम कर लिया मेरा नुकसान हो गया, मैं खत्म हो गया, तो मैंने इसको डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन कुछ टाइम में तो वो वापस मुझे ला के दे दिया, तो फिर वो मेरा इनकम हो गया, इसलिए वो क्रेडिट में आ जाएगा। बैड डेट्स रिकवर। फिर इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। आपने अपने कोई असेट्स को प्रॉफिट पे बेचा है, 100 रुपए का सामान था, आपने इसको 120 में बेच दिया, तो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये जो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो, आपके लिए इनकम हो जाएगा, इसलिए वो इधर आता है। फिर ऑल अदर इनकम, बाकी जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी चीजें पीएनएल में आती है। क्योंकि एक्सपेंस और इनकम के लिए दो ही अकाउंट है, एक ट्रेडिंग और एक पीएनएल। तो जो ट्रेडिंग में नहीं आ सकता वो किधर आएगा, फिर पीएनएल में ही आएगा। तो आपको आग बंद करके पीएनएल में लिखना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, समझो कि क्रेडिट में 10,000 है और यहाँ पे 8,000 है, तो दोनों में से हैवी क्या हुआ, 10,000। तो यहाँ पे 10,000 लिखा, यहाँ पे 10,000 लिखा। अब 10,000 में से 8,000 गया तो बचा कितना, 2,000। तो अगर डेबिट में 2,000 का डिफरेंस आएगा तो इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अब वही डिफरेंस समझो अगर क्रेडिट में आएगा तो 2,000 का, तो लिखेंगे बाय नेट लॉस, बस। तो अगर पीएनएल के डेबिट में डिफरेंस है तो नेट प्रॉफिट, पीएनएल के क्रेडिट में डिफरेंस है तो नेट लॉस। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है पीएनएल अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।